क्रमागत ह्रास का पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मैंने आपको बनाने को कहा था और इसका मैंने एक एग्जांपल समझाया था। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियस OFT में। आज हम कवर करेंगे मूल्य ह्रास का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको ह्रास क्या है, ह्रास निकालते कैसे हैं, खाते कैसे बनाते हैं, उसके IMP क्वेश्चन स्थायी किस पद्धति के मैंने बता दिए हैं। तो स्थायी किस पद्धति में ह्रास कैसे निकाला जाता है, खाते कैसे बनाए जाते हैं, ऋण विक्रय होता है तो उसका लाभ हानि कैसे ज्ञात किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ IMP क्वेश्चन भी पार्ट 2 में। आपने अगर वो दोनों पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ या चैनल के अंदर विजिट करके प्लेलिस्ट में बिग फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप डिप्रिसिएशन अकाउंट या डिप्रिसिएशन लिखेंगे तब भी आ जाएगा। तो आज हम पार्ट 3 कवर करेंगे और जानेंगे क्रमागत ह्रास पद्धति के बारे में डिटेल से। तो जैसे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पर प्रतिशत की दर पूछा है, दर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको समझाया था ऐसे क्वेश्चनों में जो जो मान दिए हैं उसको आपको पहले शॉर्ट रूप में लिख लेना है, दिया है करके। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर, शायद ये 12 है, आपके में आगे पीछे हो सकता है, देख लीजिए। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हम लिखेंगे दिया है। कितना दिया है? तो क्वेश्चन में दिया गया है मशीन की लागत 50,000 रुपये। ठीक, और दिया हुआ है एक अनुमानित जीवन काल। तो जीवन काल दिया है 5 वर्ष। ठीक है, और अवशेष मूल्य इतना पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? अवशेष मूल्य और संपत्ति की लागत और जीवन काल। ठीक है, इतना पता है। तो अब आप दर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? दर। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि दर ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है जहां पर आपको संपत्ति की लागत लिखनी होती है। ठीक है, ब्रैकेट में होता है 100 माइनस दर। अब ये R लिखा गया तो कोई बात नहीं, आप दर लिखेंगे। ऊपर में रहता है समय, बराबर रहता है अवशेष मूल्य। तो जिन बच्चों ने कल पार्ट 2 देखा होगा उनको तो याद हो गया होगा अच्छे से, और उन्होंने बना करके भी देखा होगा। हो सकता है इसमें कहीं अटक गए होंगे या तो आंसर आ गया होगा। तो जिन बच्चों का आंसर आ गया है और आज आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर, हमसे ये बन गया। ठीक है, और जो भी आंसर आया था इसका दर का, वो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं अपने नाम के साथ। ठीक है, और हाँ, जब भी आप आंसर कमेंट करते हैं आप एक बार अपना नाम और जगह बता दीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि छत्तीसगढ़ के बाहर या छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग ज़िले में कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो संपत्ति की लागत आपको पता है 50,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000 रुपये को इस तरह से। और एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना, लिख देना क्वेश्चन नंबर कौन सा आप हल कर रहे हो, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, और फिर दिया है करके आप पूरा बता सकते हैं। हाँ, अगर वो इकाई 1 का है तो आप इकाई 1 भी साइड में या ऊपर में लिख सकते हैं, फिर उसका आंसर नंबर ऐसे करके। ठीक है, जैसा बुक में क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा वैसे आप लिखेंगे, साफ सुथरा ऐसे ही। राइटिंग देखिए कुछ भी हो सकता है, पर लिखने का मेथड अगर आपने ठीक से जमाया तो वो राइटिंग फिर मायने नहीं रखता, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बच्चों की ये हाइप बनी रहती है कि जितना हम साफ और अच्छी राइटिंग में बनाएंगे, भाई राइटिंग आप बचपन से जैसे बना रहे हो उसमें थोड़ा बहुत आप सुधार कर सकते हो, एकदम से बदल नहीं सकते। सॉरी, इस समय में हमें कितना पता है? 5 पता है, तो यहाँ पर 5 लिखना था। और अवशेष मूल्य है आपका 16,384। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था 50,000 इधर आएगा क्योंकि गुणा है, गुणा इधर आके भाग करता है। तो यहाँ पर बस क्या रहेगा? 100 रहेगा, माइनस R रहेगा बटे 100, ये फिर से 100। अब यहाँ जो 16,384 है, यहाँ पर मैं 50,000 रुपये को लिख देता हूँ। ठीक, लेकिन घात 5 को पक्षांतर करूँगा तो यहाँ पर करनी बन जाएगी और उसकी भी घात कितनी रहेगी? 5 रहेगी।
ठीक है। अब इनमें जो कटता है उसको आपको काट के देखना है, ठीक है। अब काटने का काम आप कहीं और पेज में कीजिएगा, ठीक है। मैं यहीं पर आपको काट के समझाता हूँ। तो चलो उस स्टेप को रहने दो, यहाँ पर मैं साइड में काट लेता हूँ। 16,384 बटे 50,000, ठीक है। पेपर में यही मत करना, उसको किसी पीछे में रफ्तार में करना। अब देख लो, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नी 18, 2 दूनी 4, और ये कटेगा तो 50,000 का आधा 25,000 आएगा। फिर काटेंगे 2 चौक, दिख रहा है ना, काटना दिखना चाहिए आपको। अब 2 चौक कट गया, 2 पाड़े में एक आता है क्या, नहीं, तो 2 का पाड़ा पहले 0 बार पढ़ो। अब इन दोनों को एक साथ काटो। याद रखना, एक संख्या काटने के बाद 2 संख्या एक साथ नहीं काटते। तो जो बच्चे 2 चौक 8, 2 नी 18 किए होंगे उन्हीं का गलत होगा। 2 चौक 8, फिर 1 को नहीं आता 2 पाड़े में तो 0 पढ़ना है, तो 2 शून्य 0, फिर होगा ये 19, तो 2 नी 18, 1 बचा, 2 छक्के 12। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो 10 हुआ, 2 पंचे 10, 2 0, 12,500, ठीक है। अब ये फिर 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये कटेगा 2 छक्के 12, और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, ये 0, ठीक है। अब फिर से कटेगा तो ये 1024 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3125, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 2 की घात 10 का मतलब होता है 1025, ठीक है। तो अगर आपको इसको 5 घात में बदलना है तो इसको दुगना कर दो, तो 2 का दुगना हो जाएगा 4 और घात 5, तो इसका भी मतलब क्या होगा 1024। 3125 कैसे आता है, जब आप 5 को 5 बार गुणा करते हैं। 5 पंचे 25 होता है, 25 पंचे 125 होता है, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125, तो 5 बार होता है। तो अब आपको पता चल गया, काटने के बाद यहाँ पर आप इसको 4 की घात 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको 5 की घात 5 में। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 100 माइनस R, फिर 100 यहाँ पर, तो ये 4 रहेगा ऊपर में, ये नीचे में 5 रहेगा। अब जब दोनों की घात सेम हो तो ऊपर में से एक बार 5 लगा देंगे और फिर 5 घात से 5 घात कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 100 माइनस R बाई 100 इक्वल 4/5, ठीक है, समझ आया। तो ऐसे संख्याओं को घात में कन्वर्ट करना होता है, फिर घातों को काटना होता है, मतलब करनी काटनी होती है। संख्या बाहर आती है, अब R का मान निकलेगा, तो 100 यहाँ भाग इधर आके गुणा करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस R बराबर, ये 100 आ गया गुणा करने 4/5 के साथ, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ये हुआ आपका 80, 20 चौक 80, ठीक है। अब ये प्लस 100 इधर आ क्या होगा, ये माइनस 100 होगा, यहाँ पर R माइनस में है। 100 में 80 जाएगा, 20 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर दोनों माइनस प्लस हो जाते हैं, अतः आप कहेंगे R बराबर 20%, तो ये आपका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था क्रमागत ह्रास का 8वां, इसमें आंसर आप देख सकते हैं 20% दिया हुआ है और 20% हमारा आ गया। अब क्वेश्चन बना कैसे, तो ये देख लीजिए, दिया है करके लिखना है, ज्ञात जो करना उनको लिखना है, फार्मूला लिख करके उसमें मान पुट करना है, उसके बाद फिर ये 1 2 3 4 5 6 लगभग 8-10 स्टेप में आंसर आ जाता है, एक पेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और अगर आप थोड़ा सा गैप करेंगे तो यहाँ तक और आएगा। तो एग्जाम में जितना अच्छे से साफ गैप छोड़ कर लिखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है, कम से कम एक लाइन छूटा होना चाहिए। जैसे ये दोनों जुड़ते हुए दिख रहे हैं ना, यहाँ पर एक छोड़ के आप बढ़ा के आगे तक ले सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका सबसे छोटा क्वेश्चन क्रमागत ह्रास का। आप देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मैसर J.N. सन्स ने 1 अप्रैल 2012 को 10,000 रुपये में एक मशीन खरीदी जिसकी आयु 10 वर्ष है, और क्रमागत ह्रास के आधार पर 12.5% वार्षिक दर से ह्रास लगाते हुए 3 वर्षों का मशीन खाता तैयार कीजिए। 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। बस इतना ही बोला है। अभी 10वां क्वेश्चन अलग है। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए, क्रमागत ह्रास में अगर खाते बनाने को बोले और उसमें अवशेष मूल्य वगैरह दिए रहे जीवन काल, तो आप याद रखिएगा जीवन काल और अवशेष मूल्य का यहाँ कोई महत्व नहीं है। कितने में खरीदा है और कौन सी दर से ह्रास लगाना है, बस इसी को ध्यान देना है। और जितने साल का बोले उतने साल का आपको खाता तैयार करना है,
ठीक है। तो ये तो आपने खाता बनाना पहले के वीडियो में सीख लिया है। तो ये सिंपल है, आपको रोकड़ खाता से 10,000 को लिखना है और हर साल इसका 12.5% निकाल के वहाँ बना देना है। मैं कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें लाभ हानि निकालना होता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपने निकाला उसका मेथड ही यहाँ पर पूरा चेंज हो जाएगा। वहाँ पर मूल लागत पे निकालते थे, जो मशीन की लागत मूल्य थी शुरू से हमने खरीदा था, लेकिन यहाँ पर जिस समय वो बिक रहा है उस समय उसकी वर्तमान लागत क्या है उसके आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, तो वो आपको कुछ नया सीखना चाहिए, इसलिए मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो भी कुछ नहीं बिका है। यहाँ देखते हैं 1 अक्टूबर 2011 को एक यंत्र 20,000 रुपये में तथा 1 अप्रैल 2012 को 12,000 रुपये में दूसरा यंत्र क्रय किया गया। जुलाई 2013 को पहला यंत्र जो 1 अक्टूबर 2011 को 20,000 रुपये में खरीदा गया था उसको 16,500 रुपये में बेच दिया गया, और उसी दिन एक यंत्र 10,000 रुपये में क्रय किया गया 31 मार्च 2015 को। ठीक, देखो इसमें बेचा गया है बोला है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। पहले इसकी पूरी कार्यविधि समझो। पहले यंत्र खरीदा है 1 अक्टूबर को, खाते कब बंद होते हैं उसको आपको पढ़ना होगा। 31 मार्च को दूसरा यंत्र खरीदा गया। वित्तीय वर्ष बोला है, तो वित्तीय वर्ष बोला तो मतलब समझ जाओ आप, 1 अप्रैल को चालू होगा महीने का काउंटडाउन और 31 मार्च को आपको समाप्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, दिया है, वर्किंग नोट कर सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पूरा हेडिंग डाल करके कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दिया है 1 अक्टूबर 2011, तो मैं लिख लेता हूँ 1 अक्टूबर 2011 में जो यंत्र है वो है 20,000। ठीक, फिर है 1 अप्रैल 2012, वो है 12,000 का। ठीक, 1 जुलाई 2013 को पहला यंत्र 1 अक्टूबर जो कि 1 अक्टूबर को 20,000 में खरीदा था उसको 16,500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, देखिए अब पहला यंत्र बिक रहा है तो अब उसकी कार्यविधि को समझो पहले। ठीक है, फिर खाता मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पूरा कार्यविधि हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्टूबर में खरीदा तो हम अभी उस पर ह्रास निकालेंगे। ह्रास की दर 10% है वार्षिक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20,000 मशीन की लागत मूल्य को। ठीक है, ह्रास की दर 10/100। लेकिन अप्रैल में ख़रीदा है क्या इस मशीन को? नहीं, अक्टूबर में ख़रीदा है। तो जिस महीने ख़रीदा जाएगा उस दिन से लेकर के अंतिम तिथि तक आपको महीने को काउंट करना है और उतना ह्रास निकालना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंडिंग है तो 6 महीने आपका हुआ, पता चला। तो 6 महीने का ह्रास निकालना है तो 6/12 लिखना है। अच्छा, मैंने काउंट क्यों किया? क्योंकि हर मशीन पर 1 साल का ह्रास लगता है, लेकिन अगर साल के बीच में कोई यंत्र आएगा तो साल भर का कैसे लगेगा? तो जिस दिन खरीदा उस दिन से 31 मार्च या अंतिम तिथि तक आपको काउंट करना है। ये अंतिम तिथि या तो 31 मार्च होगी या तो 31 दिसंबर होगी। सामान्य लेखा कैलेंडर वर्ष का समान है तो 31 दिसंबर को काउंट किया जाएगा, वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को। ठीक है, ये आप बनाते बनाते अभी सीखेंगे। तो 20,000 में 1 0 कटा तो अभी 2,000 हो चुका है। 6 कम 6 6 दूनी 12। अब 2,000 का आधा करेंगे तो ये 1,000 रुपये निकलेगा। तो जब 2011 में ख़रीदा तो उस समय उसका ह्रास कितना कटेगा? 1,000। तो देखिए सन 2011 चल रहा है, तब आपके पास एक मशीन है 20,000 का, उसमें से 1,000 आपने ह्रास काट दिया तो अब वो मशीन है 19,000 का। ठीक है, अब आप आ गए 2012 में। 2012 में एक और यंत्र आ गया, कितने का? 12,000 का। ठीक है, उसका कॉलम मैं यही बना लेता हूँ। ये 12,000 का एक और यंत्र आ गया। ठीक, अब 10% लगाना है तो ये तो अप्रैल में ख़रीदा है तो इस पर पूरे 1 साल का लगेगा, तो 12/12 तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो सिर्फ 10% निकालना है। तो 12,000 का 10% होगा 1,200 रुपये और 19,000 का 10% आप देख के बताओ 1,900 रुपये। स्थायी किस्त में क्या होता था? एक बार जो आपने निकाल लिया वही हर साल चलता था, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले 1,000 था, अभी 1,900 हुआ, बदल गया। अब ऐसे आपको काट लेना है। ठीक, अब कब मशीन बिक रहा था उस मशीन की तिथि को पढ़िएगा। ठीक है, तो
1 जुलाई 2013 को पहला यंत्र जो 2011 में 20 का खरीदा था उसे 16,500 में बेच दिया। कब बेचा? 1 जुलाई को बेचा 2013 में। और अभी हम 2013 में ही आने वाले हैं, ये 2013। उस समय मशीन की लागत आपको पता चल गया 17,100 रुपये का है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया और ये 10,800 का है। लेकिन आपको याद रखना है जब मशीन को बेचा जाता है तो उसको उसके हम लाभ हानि को कैसे निकालते हैं तो उसकी कार्यविधि मैं आपको पूरा यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना है मशीन की लागत जितनी है अभी वर्तमान में 2013 में उस मशीन की लागत है 17,100। अब बेचा कब है? जुलाई में। तो उसको अप्रैल से जुलाई से पहले तक के महीने को काउंट करो, कितने दिन उपयोग किया गया महीने। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बिक चुका, मतलब 3 महीने उपयोग हुआ है। तो बेचने से पहले आपने जितना उपयोग किया उतने महीने का ह्रास काटना होता है। तो 3 महीने उपयोग किया तो 3/12 और ह्रास की दर है 10/100। ये निकालना होता है हर प्रश्न में। क्रमागत ह्रास का जब मशीन बिकती है उस मशीन के वर्तमान वैल्यू से उसका ह्रास निकालो, जितना दिन उसको उपयोग किया। 4 चौक 16 होगा, 1 बचा, 4 दूनी 8, 9 10 11 3 बचा, 4 7 28, अब ये 4 पंचे 20, 427.5 आया। ठीक है, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ कि मशीन की लागत थी 17,100। अब जो ह्रास निकाला उसको काटना होता है। क्या करना होता है? काटना होता है 17,100 ना, ये एक्स्ट्रा लिखा गया 17,100। इसमें अब आपको 427 को काटना है, तो ये 427.5 को मैं काट रहा हूँ। दशमलव के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब वो इधर से हासिल लेके 10 होगा, 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में 8 जाएगा 9 में 2 जाएगा 7। इसने हासिल दिया तो 0 हो गया, ये हासिल लेगा तो 10 में 4 जाएगा 6, 6 ये इतना बचा। तो यही करना है, मशीन की वर्तमान वैल्यू से उसका ह्रास निकालना है और उसको उसके लागत से काटना है। काटने के बाद अब उसको जितने में बेचा उस मूल्य को घटाना है, इससे आपको लाभ हानि पता चलता है। तो बेचा है 16,500 में, विक्रय कितने में किया गया है? 16,500 में। तो इतना आपको पता चल गया। अभी लागत थोड़ी ज़्यादा है और कम में बेचा है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? आपको हानि पता चला। कितने का? 172 रुपये का, क्योंकि 16 में 16 कट गया है ना। 6 में 5 जाएगा 1, 7, 2.5, ये आपको हानि हुई है। ठीक है, अभी ऐसे हानि को आप तुरंत चेक करेंगे आपके बुक में दिया है कि नहीं। ठीक है, तो वो दिया रहता है। तो 427 ह्रास दिया है ना, और हानि का अब तो पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं दिया है शायद। हाँ, ये 172 उसी का है शायद। हाँ ठीक, दिया है। हानि हुआ 172 का ये। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूँ। जब आपने लाभ हानि निकाल लिया तो आपको पता है 2 पक्ष होते हैं, एक तो डेबिट पक्ष होता है, एक तो क्रेडिट पक्ष होता है। तो आप क्या करेंगे? डेबिट पक्ष में तो आप ये लिखे रहेंगे कि 7,100 आपकी मशीन बची, दूसरा मशीन है आपका 10,800 का। तो जो पहला मशीन है उसका आपने ह्रास क्या निकाला और कितने में बिका उनको लिखना होता है। तो बिका है वो 16,500 रुपये में, तो आप रोकड़ खाता को करके लिखेंगे 16,500, और उसी मशीन का ह्रास जो आपने निकाला 427.5 को लिखना है। उसके बाद उसमें कितने का हानि हुआ उसको लिखना है 172.5 का। तो जो मशीन बिकती है उसका विक्रय मूल्य, उसका ह्रास और उसके लाभ हानि को लिखना होता है। उसके बाद फिर आप 31 तारीख का डेट डाल करके, क्योंकि अब लास्ट में एक मशीन की ह्रास लगेगी, सालाना ह्रास, तो देख के बताओ 10% 1,080। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, इसके बाद टोटल को जोड़ करके इनके लागत से घटाना है। घटाने के बाद जो आएगा उस मशीन को अगले साल लेके जाना है। लेकिन चूंकि 2013 चल रहा है तो 2013 में एक और यंत्र खरीदा है शायद। ठीक है, हाँ, बेच दिया गया और उसी दिन एक यंत्र 10,000 रुपये में क्रय किया गया। तो अब नया मशीन आया, तो अब यहाँ पर आप मशीन 3 का नाम देंगे। ये मशीन 1, ये मशीन 2, ये मशीन 3, 10,000 रुपये का। तो अब इसको कब खरीदा? जुलाई में खरीदा, तो 6 महीने का ह्रास लगाएंगे। तो देखिए 10% आप बता सकते हैं 1,000 का आधा कितना होगा? 500 होगा, तो ये 500। तो इतनी सारी राशि इनके टोटल से घटेगी। और हम आएंगे 2014 में। अब देखते हैं 2014 में क्या बोला है। 14 में कुछ नहीं बोला। 31 मार्च 2015 को दूसरा यंत्र जो 1 अप्रैल 2012 में 12,000 की लागत से क्रय किया गया था, उसे 8,900 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है,
तो 4 वर्षों का यंत्र खाता बनाइए। अब 4 वर्षों का यंत्र खाता बनाइए बोला है, और अभी हमने 1 2 3, अब हम चौथे ही साल में आने वाले हैं। तो इसका मतलब वो 2015 में नहीं बिका है, वो 2014 में ही बिका है। बुक में प्रिंट मिस्टेक है, तो आप उसको 14 कर लेंगे और इसी साल मशीन को बेचेंगे। अब कौन सी मशीन बिकेगा? जो 12,000 का था। 12,000 का मशीन कहाँ है? ये है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अभी वो मशीन है 10,800 का। अगर मैं उसको 1,080 काट देता हूँ तो इतने का बचेगा। तो समझ लीजिए 2014 में वो बिक रहा है, तो उस मशीन की लागत है इतना 9,720। अब बिक रहा है तो कब बिक रहा है? पूरे 31 मार्च को बिक रहा है, मतलब साल भर का उसको वो लगा है। तो सिर्फ इसका 10% लगाएंगे, जो भी होगा 972। ये उसका ह्रास निकल गया, जैसे इसका हमने ह्रास निकाला था और काटा था। अब इसको काटेंगे तो ये 8 बचेगा, और 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, और इसने हासिल दिया होगा तो 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा, ये 8 बचा। ह्रास काटने के बाद क्या काटते हैं? विक्रय को। विक्रय कितने में हुआ है मशीन का? 8,900 रुपये में बेच दिया। आप देख सकते हैं ये कम वैल्यू है और ज़्यादा वैल्यू है, तो फिर उस आपको क्या करेंगे? 8,900 रुपये में इसको घटाएंगे। तो नीचे मैं लिख के घटा देता हूँ 8,748। तो 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा। 152 रुपये का लाभ हुआ है। कितना हुआ है? लाभ, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें आपको ढूंढना होता है आपके आंसर में, कार्यविधि में, कि आपने सब कुछ सही किया है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको लाभ पता चल गया, ठीक है। तो बस ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। अब बनेगा कैसे, ये तो मैंने आपको पूरा कार्यविधि में समझा दिया। अब मेरा काम है बस आपको खाता दिखाना, तो वेट एंड वॉच। तो अब ध्यान दीजिए, इस तरह से पहला मशीन 20,000 में ख़रीदा था और उसका ह्रास 1,000 आपका निकला, क्योंकि वो अक्टूबर का था। तो आपने ये लिखा 1,000 और दोनों को काटा, ये 19,000। 20,000 से बैलेंस करेंगे, अगले साल आएंगे 19,000 को लेकर के, और इस साल 12,000 का दूसरा यंत्र खरीदा जो अभी हमने बेचा और कार्यविधि किया था, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे और इनका ह्रास निकाल करके इस तरह से लिख करके काट करके आप अगले साल आएंगे। अब अगले साल क्या हुआ था? ये मशीन बिका था, पहला मशीन, ठीक है। तो ये मशीन जितने में बिका देखो उसको लिखते हैं बाई कैश, मतलब रोकड़ खाता को। फिर उसी का ह्रास 427 जो मैंने निकाला था, आप 28 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी आ जाएगा आपका आंसर। फिर आपको लाभ हानि 172 मिल जाएगा। और फिर बाकी जो मशीनें आती है, अभी तीसरा मशीन और आया और दूसरा, इन दोनों का आपको ह्रास लिखना है, सबको जोड़ के इनके साथ काटना है। फिर आते हैं हम अगले साल में, ठीक है। अब अगले साल क्या होगा? जो पहला मशीन बिकने के बाद दूसरा और तीसरा बचा, उसमें से अब दूसरा मशीन भी बिकेगा, तो उसका जो पैसा भी 8,900 उसको फिर रोकड़ खाता को लिखेंगे। उसका ह्रास आपने 972 देखा, उसको लिखा। और इसके बाद जो लाभ हानि, देखिए अब लाभ हो रहा है, उसमें क्या था? हानि हो रहा था, इसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ की राशि कभी भी इधर नहीं लिखते, उनको इधर लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो विक्रय से लाभ या टू प्रॉफिट करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोनों मशीन की लागत और ये लाभ, इनके साथ अब इन सबको जोड़ के घटाएंगे और बाकी का सिर्फ ह्रास है। काटने के बाद ये आपका बैलेंस बचता है, और इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा 4 साल का कंप्लीट होता है। अगले साल इस शेष को दिखाना है। तो वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं? ये खाता आपको खुद से बनाना है। कार्यविधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बता दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी मुझे काम है, मैं बाकी अभी वीडियो नहीं बना सकता। तो अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।